तो बच्चों इसमें हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये तो थोड़ा सा हमें एक जो हमारे माइंड में था कि केवल पॉइंट चार्ज से जनरेट हो सकता है वो एक तरीके से दूर हो चुका है ना। तो हमने जो डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे जो लास्ट लेक्चर में उसी पे आगे बढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होती है ना। अब बात ये कि कैसी होती है, तो हमने जो रीजन डिस्कस करना है वो सिलेंड्रिकल रीजन है ना। ये बच्चे आपने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल रीजन लिया। सिलेंड्रिकल रीजन आपके पास आर रेडियस का है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये आपने आर रेडियस का सिलेंड्रिकल रीजन लिया यहाँ पर, ओके। और ये आपके पास पूरी एक बाउंड्री आ गई इसकी, इस तरीके से दिखता है, यस। अब सिलेंड्रिकल रीजन की बाउंड्री बच्चे अगर इस तरीके से आ रही है आपकी आउट, ये अपवर्ड आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है सर, डॉट है, बाहर निकलती हुई है कॉपी से रेडियस आर में। इसके बाहर नहीं है फील्ड, इसके अंदर फील्ड है। और एक चीज़ और है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पर्टिकुलर टाइम यूनिफॉर्म है लेकिन टाइम डिपेंडेंट है ना। हर जगह एक जैसी पर हर जगह बढ़ रही है, ओके। ये इस तरीके से आगे ये मैग्नेटिक फील्ड, लेट से मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं देखूं बच्चे जो मैंने बनाया आपको दिखाया, ये मेरा सिलेंड्रिकल रीजन हुआ, दिख रहा है। इस सिलेंड्रिकल रीजन को अगर मैं देखूं तो दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो सिलेंड्रिकल रीजन के बाहर आएंगे और कुछ अंदर होंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पार्ट में, मतलब जिस पॉइंट को आप देखना चाह रहे हो वो सिलेंडर के बाहर, उसकी सेंटर से डिस्टेंस आर कैपिटल आर से ज़्यादा होनी चाहिए। हम उन पॉइंट्स को देख रहे हैं जो सिलेंडर के बाहर जा रहा है ना। जैसे अगर बात करो एक पाइप ले लो, तो पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है पर हम पाइप के बाहर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। तो देखा जाए क्या किया जाएगा बच्चे, यहाँ पे आपने क्या करा, ये आपने एक सिलेंड्रिकल रीजन की बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, दिख रही है येलो कलर से। और इसके बाहर बच्चे आपने एक ऑरेंज कलर से लूप ले लिया। मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँ, इस लूप में ये जो लूप आपके सामने ऑरेंज कलर का आ रहा है, इसमें ईएमएफ कितना होगा सर? ईएमएफ क्यों होगा भाई? ईएमएफ इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर ट्रैप फ्लक्स जो है बढ़ रहा है। सर फ्लक्स पूरे में नहीं होकर बस के एक पर्टिकुलर पार्ट में तो है ना। पूरा अगर पाई आर स्क्वायर का है तो उसमें फ्लक्स नहीं है, पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर में तो है ना। तो फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चल रही थी। डी फाई बाई डी टी लिखा, डी फाई बाई डी टी किसका इक्वल हो गया, डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये पाई आर स्क्वायर डी बाई टी मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब अगर आपसे को पूछे ईएमएफ इंड्यूस किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप इसे लिखोगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। जो हमारी पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल क्या था, जीरो था। इस बार क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल क्या होगा जरा बोलो। ई क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एल क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिकली देखो तो ई डॉट डी एल एक यूनिट चार्ज को शिफ्ट करने में किया गया वर्क है। क्यू ई डॉट डी एल डिवाइड बाई क्यू करोगे तो क्यू कैंसिल, यूनिट चार्ज को शिफ्ट करोगे वर्क कितना होगा, क्यू ई डॉट डी एल फोर्स डिवाइड बाय क्यू ई क्या हुआ, वो फोर्स, डॉट डी एल क्या हो गया बच्चे, वर्क डन। और यूनिट चार्ज है तो आपने क्यू से डिवाइड कर दिया, तो क्यू क्यू कैंसिल हुआ। यूनिट चार्ज को पूरा घुमाने में, लूप को घुमाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, यस सर। इस बार जीरो नहीं होगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल किसका इक्वल हो गया बच्चे, सिंपल सा टोटल वर्क डन। जो टोटल आपका एक बैटरी में जो वर्क होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही तो ईएमएफ बोलते हैं। तो अगर बच्चे मैं पूछूं यहाँ पे दो चीज़ों को रिलेट करना है, एक है क्यू ई, दिखा ये हुआ फोर्स, क्यू ई डॉट डी एल क्या हुआ, वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना हुआ, क्यू ई डॉट डी एल। यूनिट चार्ज का वर्क डन कितना होगा, क्यू ई डॉट डी एल। पूरे बैटरी में अगर आपसे पूछा जाए यूनिट चार्ज को घुमाने में जितना वर्क होता है वो ईएमएफ होता है, तो ये क्यू क्यू कैंसिल, तो ये ई डॉट डी एल टेक्निकली आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड है। तो ई डॉट डी एल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी। अब तुम्हें ये बात पहले ही मैं डिस्कस करके बता चुका हूँ कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आपकी कैसी होगी सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लूप के अलॉन्ग टेंजेंट की डायरेक्शन में आएगी। जब तुम इस लूप पे चलोगे तो ई और डी एल हर जगह क्या होंगे, पैरेलल होंगे ना। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल में ई डी एल कॉस जीरो आएगा। बाई सिमेट्री लूप के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। अंदर अगर सारा डी एल आप स्केलर ऐड करोगे पूरे लूप पे घूम के आओगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल किसका इक्वल हो जाएगा, टू पाई आर। तो ई इंटू टू पाई आर किसका इक्वल हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर डी बाई टी। ये भी ईएमएफ है,
और ये भी आपका पूरे राउंड का किया गया वर्क डन है। टेक्निकली पहले 0 आता था, पर अब नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पाई कैंसिल r² इंटू डी। तो जो सिलेंडर होगा अगर उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, आप सोच सकते हो जैसे हमारे घर में पाइप पड़े रहते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक बड़ा सा वर्टिकल पाइप है जिससे पानी नीचे जा रहा है, और उस पाइप के अंदर तो पानी है, वैसे उस पाइप में जहाँ पानी है उस जगह सोचो फील्ड है, और अगर फील्ड क्या हो रही है बढ़ रही है, तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बाहर वाले पॉइंट में भी आएगी, और वैल्यू क्या होगी r²/2rd/t। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? तो एक चीज़ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है सर, इसमें चार्ज की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे से कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है सर? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है, दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चे कभी पोटेंशियल टर्म नहीं डिफाइन होगा। आप अच्छे से देखो फील्ड कैसी है, तुम इसमें राउंड पे लेके आओ, घूम के लेके आओगे तो क्या आपका हर जगह वर्क डन होगा? यस सर। टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? QE इंटू DR इंटू cos 0, और आप अगर इंटीग्रेट करोगे QE कॉमन आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, राउंड पाथ है, वर्क डन 0 नहीं है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, फील्ड के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप कभी भी आप पोटेंशियल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, आप सिंपल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से कम होती जाएगी। आउटर रीजन में पाइप जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है या घट रही है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी? r²/2rd/dt। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इनर पार्ट्स की बात करूं तो वो जो आपने बच्चे ये लिया था ना येलो, अब इस बार आपको कहाँ फील्ड लेनी है? इसके अंदर वाले पॉइंट्स के लिए। अंदर वाले पॉइंट पे अगर देखा जाए तो बच्चे मैंने यहाँ पे आपका फिर से एक ऑरेंज लूप बनाया, दिख रहा है? ये लूप लिया बच्चे कितनी रेडियस का? r रेडियस का। मुझे बताना है क्या इससे फ्लक्स चेंज होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इससे पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। डॉट डॉट डॉट, जैसे पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही होगी फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली इससे बढ़ता जा रहा होगा, तो फ्लक्स को क्या लिखोगे? b इंटू ए। d∅/dt क्या हो जाएगा? d/dt b इंटू ए, d/dt b इंटू। अब बच्चे जो लूप लिया है उसका एरिया तो इसकी रेडियस r, तो πr² के लिए इतने से फ्लक्स है, तो आपका b इंटू πr²। क्या इसमें से πr² कॉमन ले सकते हैं? और πr² कॉमन लेते हो तो b का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? dp/dt। क्लियर? तो अगर बात की जाए यहाँ पे, ये आपका d∅/dt क्या होता है? तो भाई लेंस ये कहता है, फैराडे कहता है ये क्या होता है? EMF। और EMF को हम लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में कैसे लिखते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.dl। फिर से समझा रहा हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.dl है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको EMF ही बोलेंगे। अब बच्चे जब आप इसमें राउंड लोगे, तो जब पूरा राउंड लोगे तो हर जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तुम पैदल ऐसे चलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तुम इधर वॉक करोगे, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हर जगह EDL के साथ cos 0 आएगा। और क्या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं लगता बच्चे मैग्नीट्यूड में सेम होगा? तो E मैग्नीट्यूड कॉमन लिया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ स्केलर DL कितना हो जाएगा? 2πr। इस बार r रेडियस आ गई आपके यहाँ पर, तो यहाँ से पाई कैंसिल, और E की वैल्यू क्या आ गई? r/2 dp/dt। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? तो आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस रेट से चेंज हो रही है, और आप कितना सेंटर से दूर हो। जैसे जैसे दूर होते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी बच्चे? ग्रो होती जाएगी, लेकिन बाहर आते इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर बच्चे मैं यहाँ पे आपको सिलेंडर बना के दिखाऊँ, सिलेंड्रिकल TVM दिख रहा है बच्चे, ये पाइप पूरा ऐसा है, बाहर निकल के आ रहा है ऐसा, हम ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से। तो उस सिलेंडर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, स्मॉल r डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 इंटू d/t। और आउटर पॉइंट पे जो उस सिलेंडर के बाहर, उस पाइप के बाहर होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कैपिटल R² सिलेंड्रिकल रीजन की रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो तुम्हें इतनी बात तो अच्छे से ध्यान ही रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनर रीजन में r के प्रोपोर्शनल होगी और आउटर रीजन में r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अंदर बेटा फील्ड आपसे कोई पूछे तो लीनियरली बढ़ेगी। सेंटर पे फील्ड क्या होगी बच्चे? 0। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करके मैक्सिमम होगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और फिर आपके डिक्रीज होते होते इन्फिनिटी की तरफ डिक्रीज होते होते 0 होगी, इन्फिनिटी पे 0 होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट टाइम हमारे पास ऐसी आई है जिसमें हमने क्या किया है?
सर विदाउट पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफरेंट है सर, ये क्लोज लूप बनाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफरेंट है सर, ये नॉन कंजर्वेटिव। सर यहाँ पोटेंशियल डिफाइन करेंगे सर, नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सिंपल आउटर रीजन में क्या होगी और इनर रीजन में क्या होगी मैंने बताई। मैक्सिमम कहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सरफेस पर। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे कि सिलिंड्रिकल रीजन में अगर मुझे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दी जाए तो हम कैसे पढ़ेंगे।